अब हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक वायर है, ठीक, और इस वायर के अक्रॉस तुम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मतलब क्या है कि एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल क्या है V, तो ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, तो यहां से करंट क्या फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारे करंट फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा फ्लो करेगा करंट। ठीक है, अब ये जो करंट है दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी करते चलेंगे। तो ये ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, इस वायर का टेम्परेचर क्या रखा जाए कांस्टेंट, तो इसके अक्रॉस जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां से कितना पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, हम लोगों ने लिखा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने लिखा करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional, is directly proportional to the potential, is directly proportional to the potential applied across its ends। उसके एंड्स के अक्रॉस हमने जो भी पोटेंशियल अप्लाई किया है उस बात पर डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने लिखा इस तरह से, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया I, दोनों एक दूसरे पे क्या है निर्भर कर रहे हैं, कितना करंट प्रोड्यूस करना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, बैटरी भी लगाएंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहां पे लगा दिया R, या इसको हम कैसे याद करते हैं, V इज इक्वल टू I R। R क्या है, R कह सकते हैं या तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या दिस R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, या तो ये वायर का है या जो हमने कंडक्टर लिया है उसका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एक तो ये हमें स्टेटमेंट याद रखनी है। अब इसके क्वेश्चन सुनो, देखो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं ग्राफ बेसिस पर। तो हमने ना ग्राफ बनाया किस किस के बीच का, पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच का ना हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों देखो ध्यान से, ये हमने बनाया ग्राफ, तो y एक्सिस पे तो लिखा ये V और x एक्सिस पे लिखा I, दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनका ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये याद रखना कि y पर V है और x पर क्या है I, तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ एक एंगल की फॉर्मेशन कर रही है जिसकी वैल्यू क्या है थीटा। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप मतलब झुकाव। तो जो स्लोप रहेगा तो हमने लिखा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हम लोग लिख रहे हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ, ये ना किसकी वैल्यू देखा, देखो गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये ना हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये इसी तरह से लिखना है, जस्ट इसके नीचे फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, जो तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मैथ्स में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे, सपोज करो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या करा कि सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्स एक्सिस पे, तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब परपेंडिकुलर में है कौन परपेंडिकुलर में है V, तो ये लिखा परपेंडिकुलर में V अपॉन बेस में कौन है, बेस में है I, तो ये आ गया I। अब ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को, इस वाली को, तो अगर इससे हम V अपॉन I लिखें तो ये लिखा V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया R, क्योंकि I इसके नीचे पहुंच गया, तो V अपॉन I है किसके बराबर, R के बराबर। तो इसका मतलब जो टेन थीटा है, टेन थीटा वैल्यू किसकी दे रहा है, R की वैल्यू दे रहा है ना, रेजिस्टेंस की। तो जो थीटा है और जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब क्या कि जितना थीटा बढ़ता जाएगा उतना रेजिस्टेंस भी क्या है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हायर द स्लोप, हायर द स्लोप, हायर विल बी द रेजिस्टेंस, हायर विल बी द रेजिस्टेंस।
तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा। अब ध्यान से देखो, इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, सपोज करो ये वायर ए है और ये वायर क्या है, ये है बी, तो इसका एंगल थीटा है। तो अगर इसका एंगल मेजर किया जाए तो इसका एंगल कितना आ रहा है, थीटा वन। तो थीटा वन क्या है, ज्यादा, किससे, इस थीटा से। तो हम बोल सकते हैं कि जो वायर बी है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, किससे, ए से। शर्त यही है कि वाई एक्सिस पे क्या हो, वी, और एक्स एक्सिस पे क्या हो, आई। अब अगर इन दोनों को चेंज कर दें, चेंज कैसे, ध्यान से देखो कि इस पर तो लिया है आई को और इस पर लिया है वी को, तब भी ये क्या देगा, स्लोप ही रहेगा, और ये क्या आ गया, थीटा। तो उस टाइम पे जब हम टेन थीटा लिख रहे होंगे, तो सपोज करो ये वाला पॉइंट है, तो देखो टेन थीटा क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में इस बार कौन है, आई, और बेस में इस बार कौन है, v। अब i अपॉन वी अगर हमें लिखना है तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखो अगर मैं i अपॉन वी लिखूं तो यहां से i अपॉन वी कितना हो जाएगा, क्या इसे 1/r लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, बिल्कुल। तो ये हो गया 1/r। तो उस टाइम पे जो टेन थीटा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/r। तो ध्यान से देखो, तो इस टाइम क्या होने वाला है कि जिसका स्लोप ज्यादा, दोनों इनवर्स रिलेशन में चले गए, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, या जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। ठीक, तो अगर अभी इसी को क्वेश्चन बनाया जाए तो यहां से एक और वायर लिया, ये हो गया वायर ए, ये हो गया वायर बी, तो ये आ गया क्या हमारे पास, थीटा वन। ठीक, अब ध्यान से देखो, थीटा वन क्या है, थीटा वन ज्यादा है, किससे है, थीटा से। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो इस बार जो वायर बी है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, किससे, वायर ए से। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक, ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू कहां पर लिखी हुई है, ये हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वायर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेंगे। तो पहले तो हमें यही सीखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर है क्या। ठीक है,